अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 10 मई को पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को जो मुंह तोड़ जवाब दिया वो अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान की कामयाब मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी और साथ साथ चीन, खलीजी ममालिक और एक दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की और एक बार फिर हालात ऐसे आए कि कश्मीर का जो इशू है वो दुनिया के सामने इस वक्त आ चुका है। लेकिन ख़तरा अभी भी मौजूद है कि भारत एक बार फिर एग्रेशन की तरफ आएगा, क्योंकि भारत की जो पूरी पॉलिटिक्स है भारतीय मौजूदा हुकूमत की वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के ऊपर ही खड़ी दिखाई देती है। माहिरीन और तज्जियाकार इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, आज शब्बर जैदी हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा इस पूरे मामले का अगर एरियल एक व्यू लिया जाए तो आप किस तरह से देखते हैं? रहीम इमरान साहब, इस खित्ते में 1.7 बिलियन इंसान बसते हैं और वो तकरीबन 1/5 ऑफ द ह्यूमैनिटी हैं। और मैंने इस आर्टिकल में ये कहा है कि 1/5 ऑफ द ह्यूमैनिटी को एक आदमी की सियासी या ज़हनी, मैं पसमानदगी ही कहूँगा, की बुनियाद पर ख़तरे में डाला नहीं जा सकता। और इन तकरीबन पिछले 1.5 महीने में इसको ख़तरे की बिल्कुल आखिर तक ले जाया गया था। तो दुनिया को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि एक ज़ात जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उस ज़ात की ज़हनी और उसकी जो सियासी पसमानदगी है या उसकी एहसास कमतरी है, जिसने 1.7 अरब लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया और डाल दिया है। तो ये हमें अब सोचने की ज़रूरत है कि हम इस रास्ते से किस तरह बाहर निकलेंगे। मैं दोबारा बड़ी साफ बात कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तानी और मुसलमान होने से पहले मैं एक इंसान हूँ और किसी भी इंसान की जान का ज़िया मुझे काबिल कबूल नहीं है। ठीक, अच्छा, हम हैं 25 करोड़ और इंडिया है 1 अरब और 35-40 करोड़ की। तो जो आपने इंसानी बुनियाद की बात की और 1.7 बिलियन इंसानों का जो एक मुस्तकबिल दाव पे लगा, तो ये मेरे ख्याल से तहरीक फिर ज़्यादा भारी जिम्मेदारी इंडियन मुआशरे की नहीं है कि वो जो लीडर है उनका उसको उतारें, उसको सबक सिखाएं या कम से कम उसको उस रास्ते से हटाएं जिस जगह पर वो चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान का एक इमेज, एक छवि भी उसने खाक में मिला दी है। देखिए, बिल्कुल बात दुरुस्त है आपकी, मगर अगर आप उसको रियलाइज और ज़रा उसको थोड़ा सा और उसकी डीपली जाएंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि पिछले इलेक्शन में जो इंडिया में हुए थे तो मोदी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी और वो अब सब माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहा है। और माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट उसी माइनॉरिटी गवर्नमेंट को ओवरकम करने के लिए उसने ये खेल खेला था कि वो हिंदुत्व की बुनियाद पर और वोट ले सके। और मैं समझता हूँ कि आपने सही कहा कि हिंदुस्तान की जो समझदार लोग हैं वो ख़ास तौर पे जो उनकी कोलिशन पार्टनर है वो उनसे अलग होकर इस गवर्नमेंट को गिरा देना चाहिए। उनको ये हिंदुस्तान की सियासत का अब मुंतकी नतीजा होना चाहिए। लेकिन एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव हमेशा प्रिवेल किया वहां के इलेक्शंस के अंदर। और फिर दूसरा, सर, मैं देखिए इमरान साहब जी, मैं इंडियन माशरे और मोदी को दो अलग अलग चीज़ें समझता हूँ। दोनों अलग अलग हैं। मैंने कहा ना आपको कि इंडिया की मेजॉरिटी ने मोदी को रिजेक्ट किया है। मानते हैं या नहीं मानते आप इसको? बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी बात जो आप लोग रियलाइज नहीं कर रहे कि अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें उमर अब्दुल्ला की पार्टी कश्मीर में मोदी की पार्टी को बुरी तरह इलेक्शन हरा कर आई है। तो हम कश्मीरियों के मैंडेट को तो की बात ही नहीं कर रहे। और हम उधर की हम ये कहें कि कश्मीर का मैंडेट मोदी तो अपने साथ हाथ से खुद हार गया है ना। आप लोग 2024 के जो इलेक्शन थे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसको आप गौर नहीं करते
कि उसमें क्या हुआ है, उसमें मोदी की पार्टी उमर अब्दुल्ला से बुरी तरह हार गई है। सही, लेकिन सर उसके बावजूद भी जो आर्टिकल 370 ए की जो आपकी जो एब्रोगेशन हुई थी, अब उस पे मैं आर्टिकल 370 देखें, उमर अब्दुल्ला जो इलेक्शन जीते हैं वो आर्टिकल 370 और 35A की रिस्टोरेशन की बुनियाद पर जीते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है। तो आपको ये हमें जो लोग आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A की रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं इंडिया में, हम उनके साथ एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप और एक ग्लोबल पीस लीडर के हवाले से उनकी जो छवि इस वक्त सामने आ रही है, इमेज सामने आ रही है, और कश्मीर के इशू के ऊपर भी उन्होंने कहा कि वो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है, जबकि भारत जो है वो थर्ड पार्टी मीडिएशन को किसी सूरत कबूल नहीं करता कश्मीर के इशू के ऊपर। तो आपको ये बेल मुंडेर चढ़े लगती है, वो जो उर्दू के एक मुहावरा है शकील उर्दू का, आपको लगता है कि आगे इस तरह की पॉसिबिलिटी होगी और जो है इंडिया में इस तरह का रास्ता निकलेगा? देखिए, इसके दो परसेप्शन हैं। एक परसेप्शन ये है कि एक्चुअली जब इंडिया एक जंग हार रहा था, हाँ, तो अमेरिका ने उसको बेल आउट दिया है। इसको आप इस तरह भी सोचे ना। हाँ, चले मगर मैं किसी भी हाल में जंग के को अच्छा या बुरा नहीं समझता, ठीक है, अच्छा नहीं समझता। आपको अब इस इंडस वाटर ट्रीटी का फेट क्या नजर आ रहा है? क्योंकि एक बड़ी सेंसिबल आवाज आप इस वक्त बता रहे हैं कि वहां से आई, लेकिन फिर भी जो इंडस वाटर के ऊपर भारतीय आबी जारियत है, जो वाटर एग्रेशन जो है वो जारी है, और बहुत से ऐसे कुछ मंसूबे हैं जिनके ऊपर काम भी वहां पर हो रहा है, तो इसका फेट क्या है आप देख रहे हैं इस इंडस वाटर ट्रीटी का? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं वही बार बार कह रहा हूँ ना, मैं बार बार इमरान साहब, मैं पाकिस्तानियों को यही तो कहता हूँ ना कि ठीक है, हमने जंग जीत ली, हमने खुशियां मना रहे हैं, हम अच्छी बात है। हाल ये है कि बुनियादी मसले को अगर खोला गया इंडस वाटर ट्रीटी को, हाँ, तो क्या हम एक फुल फ्लैज वॉर की तरफ जा रहे हैं? ये मसला है ना। देखिए, बात को समझने की कोशिश करें। अगर इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया रिवोक करता है तो क्या हम एक फुल फ्लैज इंडिया के साथ जंग करेंगे पानी के इशू के ऊपर, जो कि मुमकिन नहीं है दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान में। लेकिन तो सर, ये हम तो कहते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर होगा, हमारी गवर्नमेंट कहती है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर पानी के ऊपर जो है वो। यार, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप जज्बाती बातें कर रहे हैं। एक्ट ऑफ वॉर होगा, पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर हेड्स हैं और इंडिया के पास 160 है, पाकिस्तान के 5 ज्यादा हैं, ठीक है। मगर मैं पागल इंसान हूंगा, चाहे मैं इंडियन हूं या पाकिस्तानी हूं, पागल होऊंगा अगर मैं न्यूक्लियर की बातें करूंगा तो। सर, हर कोई पागल होगा, जो कोई भी बात करेगा ये न्यूक्लियर नहीं, मतलब ये तो देखिए ना इमरान साहब, मैंने पहले भी कहा, मैं पागल होऊंगा, मैं पागल खाने में दाखिल करना चाहिए जिस आदमी ने न्यूक्लियर की बात की है और करेगा। ठीक, ये तो इंसानियत की बात करे ना, न्यूक्लियर की बात तो सोचने वाली बात नहीं है ना सर। ये तो मतलब कोई भी सेंसिबल आदमी, अगर खुदा ना खास्ता अगर हम उनको मारते हैं या वो हमें मारते हैं तो इंसानियत तबाह हो जाएगी। ये किस दुनिया में बैठे हुए हैं हम किस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, आप भी न्यूक्लियर पावर हैं, हम देख लेंगे एक दूसरे को। नहीं सर, लेकिन एक डेटरेंट भी तो होगी, मतलब वो आए हमें मारे चले जाएं। इमरान साहब मेरी बात सुने, ये बड़ी अच्छी लगती है बातें टेबल पे करने में, टेलीफोन के टीवी प्रोग्रामों में करने में, डेटरेंट करने में, मगर ये सब बातें इसको आप ये रियलाइज नहीं कर रहे कि जिस वक्त हिरोशिमा में बम गिराया गया था उसकी जो इंटेंसिटी थी वो 4000 फ़ारेनहाइट थी। तो 4000 फ़ारेनहाइट में इंसान एकदम मट्टी हो गया था। अब जो वार हेड है वो 12000 के हैं। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक सर, वे फॉरवर्ड क्या है फिर आप बताइए। बिल पावर बिल्कुल सीधा है, मुझे तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, मुझे बिल्कुल मेरे जहन में बिल्कुल साफ है। इंडिया की गवर्नमेंट गिरेगी, मोदी खत्म होगा, उमर अब्दुल्ला की 370A रिवाइव होगा और ये किस्सा सेटल हो जाएगा। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है, मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये भी आप रियलाइज करें इमरान साहब कि आप अमेरिका के साथ आप IMF प्रोग्राम में बैठे हैं,
आपके अमेरिकन सपोर्ट के बगैर आपका गुजारा नहीं है। आप चाइना के साथ एक हद तक जा सकते हैं। आपने बड़ी बात की है, हमारे यूएई और सऊदी अरब ने हमारी सपोर्ट की। हम एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में खड़े हैं, हमें उस पोजीशन को रियलाइज़ करना चाहिए। हमने 75 सालों में जज्बात के साथ अगर मुल्क को चलाया है तो उसका नतीजा भी भुगता है। अब हम इन जज्बात को मज़ीद तरक्की नहीं दे सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जाहिर है कि इस वक्त ये जो बात की जाती है आपके न्यूक्लियर वॉर के हवाले से, वो किसी के लिए भी बिल्कुल बजा। उन्होंने कहा कि ये इंसानियत का सबसे बड़ा एक अलमिया होगा, मसला होगा। प्रोग्राम को जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आरजी जंगबंदी है और जब कभी भी मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान की जो अव्वलीन तरजीहात हैं वो मसला कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी और पाकिस्तान के अंदर भारतीय स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर बात की जाएगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें क्या इंडिया को काबिल कबूल होंगी? क्योंकि उनकी जो पूरी सियासत है बिलखुसूस बीजेपी गवर्नमेंट की या मोदी सरकार की, वो इसी के इर्द गिर्द और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के गिर्द घूमती है। इस पर तजिया लेंगे डॉक्टर आबिद सुलेरी जो कि डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आप पॉइंट वाइज अगर बात करें, इंडस वाटर ट्रीटी का क्या मुस्तकबिल होगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भारतीय जो वाटर एग्रेशन है वो काफ़ी बढ़ रहा है और वहाँ पर उसने बड़े जो मुतबादिल इंतजामात करने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान का पानी रोकने के, जबकि पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर कहता है। जी सर। जी इमरान, जैसा कि हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि शॉर्ट टर्म में तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी से वॉकआउट कर जाए तो पाकिस्तान को वो आबी जो प्लानिंग है उस पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और हमने उसकी एक झलक जो थी वो चंद हफ्ते पहले देख ली, जबकि उसने कुछ अरसे के लिए दरिया झेलम पे जो थे वो अपने स्पिलवेज बंद कर दिए, तो वो आर्जी मुद्दत के लिए पानी रोक सकता है और फिर एकदम से उनको स्पिलवेज को खोल सकता है, जिससे कि सैलाबी कैफियत पैदा होने का खतरा है। लेकिन उससे जो ज़्यादा बड़ी बात है वो ये है कि जो मुझे वर्ल्ड बैंक की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा की स्टेटमेंट जो है वो बड़ी काबिल गौर है, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया। पहले तो उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा तौर पे उसको वॉकआउट नहीं किया जा सकता, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। और फिर उसी सांस में उन्होंने ये बात भी कर दी कि अगर कोई मुल्क इसमें करना चाहे तो वर्ल्ड बैंक उसमें कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक अक़वाम मुत्तहिदा का रोल अदा नहीं कर सकता। तो दूसरे लफ्ज़ों में उनका कहना यह था कि वर्ल्ड बैंक उसी सूरत में इन्फ्लुएंस कर सकेगा अगर दोनों पार्टीज़ जो है वो वर्ल्ड बैंक की सालसी मानने को तैयार होंगी। अगर एक पार्टी जो है वो मैं ना मानूं की ज़िद पकड़ ले तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं कर सकता। और ये बड़ा ग्रेव सिचुएशन है पाकिस्तान के वाटर सिक्योरिटी के हवाले से कि हमें जो भी मुज़ाकरात करने होंगे, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिनकी तरफ इशारा किया था, उसमें हमें इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी उसी तरह शाहराह की हैसियत रखती है जैसे कश्मीर हमारे लिए शाहराह की हैसियत रखता है। लेकिन डॉक्टर साहब इस एग्रीमेंट की जो सेंटिटी है वो ना 65 की जंग में इसको छेड़ा गया, ना 71 की जंग में, ना कारगिल, और इसके अलावा जो दीगर छोटे मोटे जो इंसिडेंट्स हुए या जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारत ने किए। लेकिन अब अगर इस तरह की चीज़ आ रही है तो पाकिस्तान किस तरीके से जो है वो पेशबंदी कर सकता है? क्या हमारी हिकमत अमली होनी क्या चाहिए फिर? देखिए इमरान, जो मैं आपको इस प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज़ दे सकता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान अनकरीब आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक की कैटेगरी में वो साउथ एशिया का हिस्सा नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है ये मीना का हिस्सा बन जाएंगे, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका डिवीज़न जो है। तो वो साउथ अफ्रीका का जो डिवीज़न है, साउथ एशिया का जो डिवीज़न है वो पाकिस्तान को नहीं डील किया करेगा, मुस्तकबिल में ये मीना का हिस्सा बन जाएगा। तो एक तो ये कि एडमिनिस्ट्रेटिवली पाकिस्तान साउथ एशिया से निकल जाएगा।
अब अगर इंडिया इसको नहीं मानता इंडस वाटर ट्रीटी और वर्ल्ड बैंक कहता है कि हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, तो फिर पाकिस्तान को करना क्या होगा? दो चीज़ों पे पाकिस्तान को फोकस करना होगा। एक तो चाइना के साथ जो है थोड़ी सी ये एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रीटमेंट इंडिया पाकिस्तान के साथ करे, चाइना को वही ट्रीटमेंट इंडिया के साथ करना होगी। चाइना अपर राइवेरियन है ब्रह्मपुत्रा बेसन पे, हाँ। और चाइना अगर इंडिया हमारी वाटर इंफॉर्मेशन शेयरिंग बंद कर देता है, तो चाइना को इंडिया के साथ वाटर शेयरिंग बंद करना होगी, जैसा कि उसने 2019 में जब उसके बॉर्डर जो स्क्रिमिशेस हुई थी तो उसमें बंद की थी। और दूसरा, बांग्लादेश और बाकी जो चाइना के साथ जिनका मशरकी सरहदों पे पानी की शेयरिंग है, वहाँ पे हमें थोड़ी सी अपनी डिप्लोमेसी बेहतर करना होगी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोअर राइपेरियन है मगरबी सरहदों पे इंडिया के, उसी तरह से बांग्लादेश जो है वो मशरकी सरहदों पे लोअर राइपेरियन है। तो ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है ये बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई ऐसा इकदाम जो है वो इंडिया ना ले जो कि मुस्तकबिल में पानी की सिक्योरिटी को चैलेंज कर इस सके। सिलसिले में डॉक्टर साहब, ये जो कहा जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी पिछले 2-3 साल से जो है वो इनइफेक्टिव है, वहाँ पर गैर फाल है, और कहा यह जा रहा है कि जो वाटर शेयरिंग ऑलमोस्ट वो 30% के करीब अपने जो डाटा हमसे शेयर करते हैं, देन बहुत सारी जगहों पे वो नॉट अवेलेबल जो है वो लिखा हुआ आ जाता है चीज़ों के ऊपर, या नॉन ऑब्जर्वेंट लिखा हुआ आ जाता है। इसके अलावा वाटर कमिश्नर के जो इजलास हैं वो भी नहीं हो रहे, तो प्रैक्टिकली तो ये आप समझ लें कि अबेंडेंट है इस वक्त। जी बिल्कुल, और इसी का फायदा उठाते हुए अब इंडिया जो है ये कोई नए मंसूबे शुरू कर देगा, जिसके लिए उसे पाकिस्तान से एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ना पाकिस्तान के साथ अपने डिज़ाइन शेयर करने की ज़रूरत होगी, जो अगेन बनते बनते 5-10 साल ले जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि इंडिया ने आबी जारियत की तरफ अब पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी, और दिस इज़ द टाइम कि हम उस आबी जारियत को चैलेंज करें, और डिप्लोमेटिकली भी, और नेगोशिएशन अगर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें कि हमें ये सीज फायर पे नेगोशिएशन करनी है, तो ये सीज फायर का एक लाजमी जुज़ जो है वो होना चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी की सैंक्टिटी को बहाल करना। ठीक है, व्हाट अबाउट जो कश्मीर इशू इस वक्त पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर आ चुका है, और इस मसला कश्मीर के हवाले से क्या 5 अगस्त 2019 की जो पोजीशन थी, पाकिस्तान चाहेगा कि उसको बहाल किया जाए, और बहाल किया जाए आर्टिकल 370 ए जो है उसको भी, और दीगर इस हवाले से जो शक्लें थी, भारत को क्या ये कबूल होगा? क्योंकि इस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी जो पूरी की पूरी सियासत है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इमरान, जो अच्छी खबर है वो तो ये है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने अनाउंसमेंट करके ऑटोमेटिकली इंडिया का जो मौक़िफ़ था कि कश्मीर दोनों मुल्कों का बायलैटरल मसला है और उस पर किसी तीसरी ताकत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उस सारे बयानिए को चैलेंज कर दिया, और अब वो एक तीसरी ताकत जो है वो दरमियान में आ गई। तो ये तो अच्छी खबर है। इसी तरह से जो बुरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान को आंखें बंद करके ट्रंप की सालिसी जो है वो उसको कबूल नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको यकतरफा तौर पे सालिस मान लेते हैं, और आपने देखा कि इंडिया के इवन जो नरेंद्र मोदी की तकरीर थी सीज फायर के बाद, उसमें उन्होंने कहीं भी अमरीकी सालिसी का जिक्र नहीं किया। तो ये ना हो कि अगर हम सालिस मान लें और उसके बाद कोई इस तरह का जो सोल्यूशन है वो ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान पे थोप दे जिसका कि पाकिस्तान को मानना मुश्किल हो जाए, तो फिर हम बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ जाएंगे, तकरीबन उसी तरह की सिचुएशन जिस तरह की कि यूक्रेन है इस वक्त ज़ेलेंस्की। और आपने देखा कि पिछले हफ्ते ट्रंप ने कह दिया कि यूक्रेन और ज़ेलेंस्की जो है वो पीस बहाल करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो हमें बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना होगा। एक तरफ हमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है जिसमें हम तमाम इशूज़ इंक्लूडिंग कश्मीर उस पर बातचीत कर सकते हैं सीज फायर के साथ साथ, और दूसरी तरफ हमें यह भी सेफ गार्ड रखना है कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो इस सोल्यूशन के तौर पे हमारे सामने पेश ना कर दी जाए जो कि हमारे लिए नगलनी मुश्किल हो जाए और उगलनी भी मुश्किल हो तो फिर वहाँ पे वो एक पाकिस्तान के लिए कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल खुदा खास्ता पैदा हो सकती है। और सर जाते जाते एक ये भी पूछना चाहूँगा कि इस वक्त इंडिया में इस बात को जो है वो बहुत इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है सालिसी के किरदार को, क्योंकि वो हमेशा इसको बायलैटरल इशू कहते थे और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन मदाखलत जो है उनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, तो रेजिस्टेंस वहाँ से देखी जाएगी? यकीनन वहाँ पर रेजिस्टेंस देखी जा रही है ऑलरेडी,
और इस पे बात हो रही है। और यही वजह है जो मैंने आपको कहा कि फिलहाल तक उसमें इंडिया ने ऑफिशियली ये सालसी नहीं मानी। वो सिंपल सीज फायर पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि ट्रंप जो है वो आगे बाकी चीज़ों पे भी डिस्कस करेगा। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में भी यही कहा कि पाकिस्तान के जो जेर कंट्रोल कश्मीर है, जिसको वो आज़ाद उन्होंने कश्मीर पाकिस्तान, जिसे हम कहते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा जी उस पर बात होगी और टेररिज्म पे बात होगी। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जब टेररिज्म की बात आती है तो जो इंडिया पाकिस्तान के अलावा जो कनाडा में उसने टेररिज्म की, जो वो अमेरिका में उसने टेररिज्म की कोशिश की, अटेम्प्टेड मर्डर की, उन चीज़ों को भी हाईलाइट करें। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको भी हम हाईलाइट करें, ठीक। और आबी जारहियत को भी हम हाईलाइट करें, और इसको ब्रॉडर जो है एक इश्यूज उसमें डिस्कस करें, ना कि सिर्फ एक महदूद एजेंडा पे। तो ये अब सफारती महाज पे देखना होगा कि कौन सा मुल्क जो है वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो दिखा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद सुलेरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर आबिद सुलेरी। और अब प्रूव है जिस तरीके से हालात नज़र आ रहे हैं उनके ऊपर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गाज़ा में जो इस वक्त सूरत हाल है, वहाँ पर जो एक इंसानी अलमिया, क्योंकि खुराक की सप्लाई की बंदिश है और उसके बाद वहाँ पर एक कहत का सा माहौल है। क्या हालात हैं ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम नज़र डालेंगे गज़ा की सूरत हाल पर, जहाँ पर निहत्ते फ़लस्तीनी इजरायली बर्बरियत का शिकार हैं और इजरायली बमबारी से 24 घंटों में 150 के करीब शहादतें हुई और पिछले 3 दिनों में 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और इस वक्त वहाँ पर कहत का एक आलम है, क्योंकि खुराक और अशियाए ज़रूरिया की बंदिश है और बहुत एक हौलनाक मंजर है वहाँ पर कहत का। मंसूर जाफ़र साहब जो कि सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो लेटेस्ट सूरत हाल इस वक्त गज़ा की हम जानना चाहेंगे। कुछ पीस टॉक के हवाले से भी बात हो रही थी और फिर अरब लीग का 34वां सरबराही इजलास भी हुआ और उस इजलास में भी जो है अरब लीग का मुतालबा है कि जंग बंदी की तरफ बढ़ा जाए। सूरत हाल इस वक्त है क्या वहाँ पर? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया है कि वहाँ पे इस वक्त इंतहाई इंसानी बहरान की कैफियत है। ख़ास तौर पे पिछले तकरीबन 18 मार्च से ऑनवर्ड इस खत्ते में जो खुराक और अशिया ज़रूरिया है उसकी तरसील एक मुहासरे की शदीद कड़े मुहासरे की वजह से वो बंद है। उसके बाद वहाँ पे अमलन जो है, ख़ास तौर पे जो शुमाली हिस्सा है गज़ा का, वो तो अमलन कहत का शिकार, कहत ज़दा एक रियासत का, एक इलाके का हिस्सा मंजरनामा इस वक्त पेश कर रहा है। और उसके साथ साथ सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इसराइल अपनी वहशत और जुल्म जो है वो फ़लस्तीनियों पे तोड़ने से बाज नहीं आ रहा। आज भी पिछले 10 घंटों के दौरान जो है 70 फ़लस्तीनी जो है वो तहक़ीक़ कर दिए गए हैं और तकरीबन पिछले 5 दिनों में 500 के करीब, पिछले 3 दिनों में 500 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो पूरे गज़ा के अंदर जो है, अक्रॉस द गज़ा जो है वो, और ख़ास तौर पे इसराइल ने जिस इलाके को अपना नाम नहाद सेफ जोन करार रखा था, अलमवासी का इलाका, वहाँ पे जो मेकशिफ्ट टेंट्स हैं उन पर भी बमबारी कर दी है इसराइल ने। और अभी इसराइल की तरफ से ये दावा सुनने में आ रहा है कि इस वक्त जो गज़ा की कमान जिनके पास थी वो याहिया सनवार के भाई थे, मोहम्मद सनवार जो हैं, वो भी एक कार्रवाई के अंदर वो दावा कर रहे हैं। अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि वो शहीद हो गए हैं। और उनके दूसरे भाई भी जो है, उनको भी जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्हें भी टारगेट करके जो है वो निशाना बनाया गया है। तो इस वक्त इसराइल अपनी जो जंगी जुनून है उसमें बिल्कुल एक पागलपन की कैफियत का शिकार है। अच्छा, इस बीच में मंसूर जाफर साहब, इस बीच में जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप है वो क्यों कह रहे थे कि जनाब जल्द ही जो है ये हालात बेहतर हो जाएंगे, ऐसा क्या उनकी नज़र में? और फिर दूसरा ये कि एक ये भी प्लान आ रहा था कि जनाब फ़लस्तीनियों को जो है वो लीबिया मुंतकिल किया जाएगा, लीबिया से गो कि इसकी तरदीद हुई है, इसके पीछे क्या है? देखिए जी, ये जो उनका दौरा था ये 2 हवालों से बड़ा अहम था। एक तो इसमें जो जियो पॉलिटिक्स थी उसको उन्होंने अपने डिस्कशन का हिस्सा बनाया, लेकिन उससे रिलेटेड खबरें जो है वो मीडिया में शाया नहीं हो सकी। उनका मेन जो मीडिया में प्रोजेक्शन रहा वो उनकी जो इकोनॉमिक एक लिहाज से अचीवमेंट्स थी जो उन्होंने अरब मुल्कों के साथ, ख़ास तौर पे इन तीनों डेस्टिनेशन सऊदी अरब, कतर और यूएई में
जो अमेरिका के साथ मुख्तलिफ माहिदात, उनकी जो मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां हैं उसके साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसी पर फोकस रहा। लेकिन जो बैकडोर चैन जो डिप्लोमेसी साथ साथ जारी थी, ये बुनियादी तौर पे जो अभी आपने बात की कि लीबिया भेजने के हवाले से, ये तजवीज़ यूएई की तरफ से देखने में आई थी कि जब वो यूएई में थे तो वहाँ से एक ये फीलर छोड़ा गया कि इस तजवीज़ को फ्लोट किया जाए ताकि इस पर रद्द अमल जो है वो जांचा जा सके। तो उस पर क्योंकि इस वक्त लीबिया के अंदर जो है मुत्तहिदा अरब अमारात लीबिया के अंदर और सूडान के अंदर बहुत ही नफरत अंगेज जो है वो कर रहा है, और ख़ास तौर पे जनूबी सूडान के अंदर जो सोने की कानें हैं और वहाँ पे जो सोने की जो स्मगलिंग है उसमें बहुत बड़ी मार्केट जो है वो इन्वॉल्व है। और इसी तरीके से जो लीबिया के अंदर उसके हिस्से बखरे करने के हवाले से वहाँ के जो मुख्तलिफ मलेशियाज जो है उसकी फंडिंग भी जो है वो इस वक्त की तरफ से की जा रही है। तो ये आइडिया वहीं से फ्लोट किया गया था, लेकिन अगले ही रोज़ जो अमेरिकी एम्बेसी है लीबिया के अंदर उसे इस तजवीज़ के हवाले से जो फीडबैक मिला उसके बाद उन्हें इस बात से कैटेगोरिकली इनकार करना पड़ा कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। इस नौइयत के फीलर जो है वो छोड़े जा रहे हैं ताकि गज़ा के हवाले से जो सोल्यूशन इस वक्त अमरीकी इंतज़ामिया और इसराइली इंतज़ामिया के ज़हन में है उसको किसी तरीके से मैच्योर किया जा सके। क्योंकि तो ऐसे में जो एक ग्लोबल पीस लीडर की एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से सालिसी की बात हो या फिर आप यूक्रेन की वॉर के हवाले से बात कर लें या फिर आप गाजा के हवाले से बात करें, तो आपको नज़र नहीं आता कि इस तरह की कोई चीज़ मटीरियलाइज होगी और उनकी तरजीह इस तरह की है इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट की? देखिए जी, जहाँ तक तो उनके ग्लोबल पीस लीडर होने का ताल्लुक है, ये चीज़ तो अभी पाया सबूत को नहीं पहुँच पाई क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दावे हैं और उसके साथ कोई सब्सटेंशियल एविडेंस हमें ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रही। क्योंकि जिस तरीके से उन्हें गजा के हवाले से अपने इब्तदाई बयानात दिए हैं वो उनके गैर संजीदा होने रवैये की जो है वो अक्कासी करते हैं। कभी वो फ़लस्तीनियों को जो है वो उर्दन मुंतकली की बात करते हैं, कभी वहाँ से ना होने के बाद मिस्र मुंतकली की बात करते हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ जो खित्ते के ममालिक ख़ासतौर पर मिस्र के अंदर जो रद्दअमल देखने को मिला है कि उन्होंने इसराइली सफ़ीर के जो कागजात नामजदगी, जो तकर्रुर के कागजात थे वो लेने से इनकार कर दिया है और इसराइली सफ़ीर को वापस भेज दिया है। इसी तरीके से उन्होंने अपना सफ़ीर भी वापस बुलवा लिया है क्योंकि मिस्र के अंदर और उर्दन के अंदर जितने बड़े पैमाने पे रेजिस्टेंस पाई जाती है और ख़ास तौर पे इस वक्त जितना जुल्म और सितम जो है फ़लस्तीनियों पे ढाया जा रहा है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उनका एंगर का लेवल जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि वो इस नौइयत के अश्क-शोई के इक़दाम करके किसी न किसी तरीके से उस एंगर को डाई डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि आपको गजा में कभी चीन के हवाले से खुराक के ड्रॉप आउट की तस्वीरें और ख़बरें जो है वो दिखाई देती हैं ताकि दुनिया को एक तासुर दिया जाए कि वहाँ तो एवरीथिंग इज़ फाइन और उनके लिए खुराक भी मुहैया है, सब चीज़ें मुहैया है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो इसके बरक्स तस्वीर पेशी कर रहे हैं। मतलब ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये है कि तकरीबन 61,000 के करीब जो है प्रिसाइसली अगर बात करें शहादतें हो चुकी है, 1,20,000 के करीब जो है वो फ़लस्तीनी इस वक्त ज़ख्मी हैं। ये मुझे बताइए कि बगदाद में जो अरब लीग का 34वां सरबराही इजलास हुआ वो किस हद तक इस मामले को उठा सका और फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन सका, और अगर नहीं बन सका तो क्यों? देखिए जी, जहाँ तक तो इस अरब लीग के हालिया समट का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ अपने एलामिये और ऐलान बगदाद की सूरत में तो यकीनन मसला फ़लस्तीन वहाँ पे एक टॉप एजेंडे पर रहा और इसी हवाले से ही एक जो सबसे ज़्यादा एक ऑपरेशनल पार्ट उस एलामिया का जो इसको एम्फसाइज़ किया गया मीडिया में और हाईलाइट किया गया वो यही था कि इसराइल गज़ा के अंदर जो है वो अपना जुल्म सितम बंद करे और फौरी जंग बंदी की जाए ताकि गज़ा के हवाले से जो तामीर नौ के मंसूबे हैं उनको शुरू किया जा सके। और वहाँ पे ख़ास तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल ख़ास तौर पे जिन दिनों ये इजलास जारी था, गज़ा के जो शुमाली इलाका है उसके अंदर कोई भी इस वक्त हुकूमती हॉस्पिटल जो है वो ऑपरेशनल हालत में नहीं है। तमाम के तमाम हॉस्पिटल जो है वो तबाह कर दिए गए हैं, उसके अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो तिब्बी साजो सामान था वो बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। और वहाँ पे इस वक्त किसी मरीज़ के पास किसी किस्म की कोई मेडिकल केयर मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये जिस वक्त इजलास हो रहा था ये ऐन तमाम जुल्म और सितम का बाजार उस वक्त भी गर्म था। तो अब ये बात समझ नहीं आ रही कि इस नौइयत की करारदादें, इस नौइयत के इजलास जब तक ज़मीनी तौर पर अपने फैसलों को ट्रांसलेट करने की पोजीशन में नहीं होंगे तो उसके अलावा
फ़लस्तीनियों को इस नौइयत के ऐलानात, इस नौइयत के जो करारदादे हैं, उससे ना तो माजी में उनके मसाइल दूर हुए हैं और ना ही अभी हालिया जिस जंगी मशीन का वो सामना कर रहे हैं। और अब तो इसराइल इस हद तक अपने इस जुल्म और जो जोर है उसमें आगे जा चुका है कि उन्होंने फौज जो इस वक्त बाज़ सूरतों में लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनको लड़ने पर आमादा करने के लिए उन्होंने इस जंग को एक मजहबी जंग का रंग देना शुरू कर दिया है। और इसके लिए ख़ासतौर पर जो शुमाल में अपना ऑपरेशन है उसे एक नाम दिया है जो उनकी मजहबी किताब है उससे अखज़ किया गया है। उसे वो कहते हैं जिदऊन अरबात, यानी ये उन्होंने एक मजहबी टर्म कॉइन की है कि जिसका मतलब ये है कि जो छोटा ग्रोह है वो अपने जोश और जज्बे के नतीजे में बड़े ग्रोह पर, जिसे कहना चाहिए सबकत ले जाएगा, उसको शिकस्त देगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हम इस्लाम के हवाले से बात करते हैं कि बदर का जो मैदान था उसमें 313 मुजाहिदीन ने बड़े बड़े लश्कर जो है वो पछाड़ के रख दिए थे। तो अब इस नौइयत की जो मजहबी नोशंस हैं या जो तरीकाकार है उसको एम्प्लॉय किया जा रहा है ताकि जाहिर है कि जो और ज्यादा नफरत अंगेज होगी, जो एक और ज्यादा नफरत अंगेज इक़दाम होगा और इस आग को मजीद भड़काएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला कश्मीर और बिलखुसूस जो फ़लस्तीनी अवाम है, गज़ा के जो अवाम है, उनकी मदद और नुसरत फरमाए, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हों, उनकी ज़िंदगियों में सुकून आए किसी तरह से। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।